हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू आवर चैनल आयुर्मेडिक फ्यूचर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम क्या है, दोष। जो अपन ने देखा था फर्स्ट चैप्टर में इंट्रोडक्शन कि दोष क्या होते हैं, दोष कितने प्रकार के होते हैं, वो आज अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि दोष आखिर होते क्या हैं। ठीक है, तो अपन देखते हैं कि दोष दोष जो अपन ने पढ़े थे कितने प्रकार के होते हैं। दोष दो टाइप के होते हैं, एक तो शारीरिक होते हैं और एक क्या होते हैं, मानसिक होते हैं। ठीक है, जो मानसिक होते हैं वो कौन से थे, सत्व नहीं था, कौन सा था इसमें, रज और तम। ठीक है, तो अपन को ये एमसीक्यू यहाँ पे ध्यान रखना था कि मानसिक दोष कौन से हैं, रज और तम, और सत्व नहीं था। ये था यहाँ का एमसीक्यू जो अपन ने पहले देखा था। और शारीरिक दोष कौन से थे, वात, पित्त और कफ। ठीक है, तो ये यहाँ पे एमसीक्यू बनता है जो अपन को ध्यान रखना है। जो ये दोष थे अब अपन को देखने कि दोष आखिर होते क्या हैं, वात, पित्त, कफ। ठीक है, तो अपन देखते हैं कि दोष की व्युत्पत्ति। दोष की व्युत्पत्ति क्या होती है, दोष दुष्भावे करने व घयम, मतलब भाव प्रकाश ने दोष शब्द की व्युत्पत्ति बताते हुए क्या कहा है कि व्यक्त्यर्थक दुष्ट धातु से क्या बनाए, दोष शब्द बनाए। अगर आपसे कोई दोष की उत्पत्ति पूछे तो दोष की व्युत्पत्ति क्या होती है, दोष इक्वल्स टू पुंस प्लस दुष्भाव करने व घयम। ठीक है, ये दोष की व्युत्पत्ति हो गई। फिर क्या होता है, दोष क्या होते हैं, वात, पित्त, कफ। ये जब विकृत होते हैं तो जब मतलब इनकी दो अवस्था होती है, प्राकृत अवस्था और विकृत अवस्था। जब प्राकृत अवस्था में होंगे तब तो ये धातुओं को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, उनका पोषण करेंगे, धारण करेंगे। अगर ये विकृत अवस्था में हुए, मतलब रोग की अवस्था में हुए, तो ये क्या करेंगे, धातुओं को, उपधातुओं को, मलों को ये क्या करते हैं, दूषित करते हैं। और इनको दूषित करने के कारण इनको क्या कहा जाता है, दोष कहा जाता है, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, धातुओं को, उपधातुओं को और मलों को दूषित कर रहे हैं, इसलिए इनको क्या बोला गया है, यहाँ पे दोष बोला गया है। ठीक है, ये हो गई दोष की व्युत्पत्ति। फिर अपन देखते हैं दोष की निरुक्ति क्या होती है। दोष की निरुक्ति क्या हो जाएगी, वात, पित्त, कफ, ये क्या होते हैं, तीन दोष होते हैं। ये तीनों दोष क्या करते हैं, धातुओं तथा संपूर्ण मल पदार्थों को दूषित करते हैं। ठीक है, इसीलिए ये वातादिक तीनों दोष कहलाते हैं। अगर ये धातु को प्राकृत अवस्था में तो बढ़ा रहे हैं, अगर ये विकृत अवस्था में, अब चैप्टर का नाम ही दोष है, तो दोष क्या होते हैं, जो दूषित करता है। तो ये जो वात, पित्त, कफ, ये तीन दोष हैं, ये धातुओं को और संपूर्ण मल, मल कौन से होते हैं, मूत्र, पुरुष और स्वेद, इन तीनों को ये क्या कर रहे हैं, मलिन कर रहे हैं। तो इसी के कारण इनको क्या कहा गया है, दोष कहा गया है। ठीक है, अब बना के देखते हैं, जो स्वतंत्रता पूर्वक स्वयं दुष्ट हो और रोग को उत्पन्न करे, मतलब जो खुद भी क्या हो, दुष्ट हो, मतलब दूषित हो और रोग को उत्पन्न कर दे। विकृत अवस्था में तो वो क्या करेगा, रोगों को उत्पन्न करेगा। जो प्रकृति निर्माण कर रहे हैं वो क्या कहलाते हैं, दोष कहलाते हैं। ठीक है, जो खुद भी दुष्ट हो और रोगों को उत्पन्न कर दे और जो प्रकृति का निर्माण करे वो क्या कहलाते हैं, दोष कहलाते हैं। वात, पित्त, कफ अपने से दूषित होते हैं, वो खुद से क्या होते हैं, दूषित होते हैं। वे किसी की अपेक्षा नहीं करते, ऐसा नहीं है कि वो किसी और की वजह से दूषित हो रहे हैं, वो खुद की वजह से ही दूषित होते हैं। ठीक है, जबकि रक्त दुष्ट वात आदि के संपर्क में आने से ही दूषित होता है और स्वतंत्र रूप से वह दूषित नहीं होता। जो रक्त है, जो रक्त आदि जो भी अपन ने धातुएं देखी थी, उसमें जो रक्त है वो क्या होता है, वो खुद दूषित नहीं होता, वो ये वात, पित्त, कफ उसके संपर्क में आते हैं, मतलब उसके साथ में आते हैं, तब वो दूषित होता है। ठीक है, और ये जो वात, पित्त, कफ, ये जो दोष हैं, ये क्या होते हैं, स्वतंत्रता पूर्वक दूषित होते हैं, मतलब किसी और की वजह से नहीं, खुद की वजह से क्या हो रहे हैं, दूषित हो रहे हैं। पर जो रक्त है वो खुद की वजह से दूषित नहीं हो रहा है, ये जो धातु, वात, पित्त, कफ है, इनके संपर्क में आने से दूषित हो रहे हैं। ठीक है, इसलिए वो स्वतंत्र रूप से दूषित नहीं होता। रक्त को सुश्रुत ने चौथा दोष माना है। वैसे तो अपन ने दोष कितने माने हैं, तीन माने हैं, कौन से, वात, पित्त और कफ, ये माने हैं। पर जो सुश्रुत है, आचार्य सुश्रुत, उन्होंने रक्त को भी चौथा दोष माना है। ठीक है, तो ये एमसीक्यू यहाँ से बन सकता है कि चौथा दोष रक्त को किसने माना है, आचार्य सुश्रुत ने माना है। ठीक है, और रक्त यदि दोष होता तो उसे प्रकृति का आरंभ निर्माण करने वाला होना चाहिए था। ठीक है, फिर इसके एक में संशय आता है कि अगर आप रक्त को चौथा दोष मान ही रहे हो तो फिर तो वो क्या होना चाहिए, प्रकृति का निर्माण करने वाला होना चाहिए, क्योंकि जो वात, पित्त, कफ हैं ये क्या है, प्रकृति का निर्माण करने वाले हैं। ठीक है, आरंभक हैं, परंतु वह प्रकृति का आरंभक नहीं होता। पर जो क्या होता है
क्या होता है, रक्त ना, उसको चौथा दोष तो मान लिया सुश्रुत ने, पर फिर एक संशय ये आ गया, अगर आप रक्त को चौथा दोष मानते हो फिर तो वो प्रकृति का आरंभक मतलब प्रकृति का निर्माण करने वाला होना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता है। तो वो तो खुद वात पित्त कफ इनके संपर्क में आने के बाद क्या होता है, दूषित होता है, उसका स्वतंत्र रूप कुछ भी नहीं होता। परंतु वात पित्त कफ होते हैं, इनका क्या होता है, स्वतंत्र रूप होता है। ठीक है, तो इसलिए अपन इसको वात पित्त कफ को ही दोष मानेंगे, शारीरिक दोष, अपन रक्त को चौथा दोष नहीं मानेंगे। पर आचार्य सुश्रुत ने रक्त को भी चौथा दोष माना है। यहाँ से एमसीक्यू है, आप यहाँ से ध्यान रखिएगा। और दोष पूछे तो कितने होते हैं, शारीरिक दोष 3 ही होते हैं। कौन से, वात पित्त और कफ। ठीक है, हम आपको साथ साथ में एमसीक्यू भी बताते जाएंगे और कौन सा श्लोक आपको याद करना है वो बताते जाएंगे। ऐसे तो बहुत सारे श्लोक हैं जो सारे आपको ध्यान में नहीं रखने हैं, जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ वो ही याद करने हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या दिया गया है, वात पित्त कफ शरीर को दूषित करने के कारण दोष कहे जाते हैं। ठीक है, शरीर को धारण करने के कारण ये धातु भी कहा जाता है और शरीर को मलिन करने के कारण ये मल भी कहे जाते हैं। तो अपन ने क्या देखा, वात पित्त कफ शरीर को दूषित करते हैं इसलिए दोष का है, धारण कर ले इसको धारण करने के कारण इनको धातु का है, और ये क्या करते हैं, मलिन कर रहे हैं, इसके कारण इन्हें मल कहा गया है। ठीक है, अब ये जो श्लोक है ये आपको यहाँ पे लर्न करना है, जो आपके क्रिया शरीर में, रचना शरीर में, आपके अष्टांग हृदय में, आपके चरक में, हर जगह आपको काम आएगा। दोष धातु मल मूल ही शरीरम। दोष धातु मल ये ही शरीर के क्या है, मूल हैं। जो अपन ने फर्स्ट चैप्टर देखा था उसमें भी देखा था कि शरीर के मूल कौन से थे, दोष धातु मल, ये शरीर के क्या है, मूल हैं। ठीक है, फिर अपन देखते हैं वात आदि 3 दोष 7 धातु तथा श्वेत मल मूत्र आदि ये सर्वदा क्या कहे जाते हैं, मूल। ये अपन ने देख लिया था कि मूल मतलब जो उसका आधार है, जो एक शरीर है जो किसके सहारे खड़ा है, उसकी जड़ क्या है, वो क्या है, दोष धातु और मल। दोष कितने होते हैं, दोष होते हैं 3, वात पित्त और कफ। 7 धातुएं होती हैं रस से लेकर शुक्र तक। ठीक है, और जो मल होते हैं वो कितने होते हैं, 3 होते हैं। कौन से, मूत्र, पुरुष और श्वेत, जो आपको पता है। ठीक है, फिर अपन देखते हैं कि इनका ये जो वात पित्त कफ होते हैं इनका क्या होता है, विचरण कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, तो संपूर्ण शरीर में विचरण करने वाले वात पित्त कफ शरीर किसी के अवयव विशेष में कुपित होने पर शुभ कार्य करते हैं और अशुभ होने पर कुपित होने पर अशुभ कार्य करते हैं। ठीक है, तो देखो अपन ने क्या क्या, संपूर्ण शरीर में विचरण, ये जो वात पित्त कफ है ये अपने पूरे शरीर में इनका स्थान होता है। ठीक है, अगर ये किसी चीज़ को कुपित कर रहे हैं तो ये अशुभ कार्य करेंगे, और अगर ये सम अवस्था में है तो ये शुभ कार्य करेंगे। वो अपन ने देख लिया था कि दोषों की प्राकृत अवस्था भी हो सकती है और विकृत अवस्था में। विकृत अवस्था में रोगों को उत्पन्न करते हैं और प्राकृत अवस्था में शुभ कार्य को करते हैं, मतलब अच्छे अच्छे प्राकृत कर्म करते हैं। ठीक है, वात पित्त कफ ये तीनों ही शरीर की उत्पत्ति में कारण होते हैं, अपन ने देख लिया। इन्हें अपित सम तथा नीचे मध्य ऊपर यथाक्रम में वात पित्त कफ शरीर में धारण किया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं अपन वात पित्त और कफ का स्थान, ये अपन देखेंगे आगे चल के बहुत अच्छे से, बट एक बार यहाँ पे अपन नॉर्मली याद कर लेते हैं। ठीक है, कि जो अपने दोष होते हैं जो अपनी नाभि से नीचे, अपनी नाभि से नीचे किसका स्थान होता है, कफ का स्थान, मतलब नाभि के नीचे किसका स्थान होता है, कफ का स्थान। अपनी नाभि और अपना जो आमाशय है इन दोनों के बीच में किसका स्थान होता है, आमाशय व नाभि, इसके बीच में किसका होता है, पित्त का होता है। और जो अपना आमाशय से ऊपर वाला भाग है इसमें किसका होता है, वात का स्थान होता है, आमाशय से ऊपर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि कफ का स्थान क्या होता है, नाभि के नीचे वाला, पित्त का स्थान क्या होता है, आमाशय और नाभि के बीच में, और वात का स्थान क्या हो गया, अपने आमाशय से ऊपर वाला स्थान। ठीक है, ये हमने आपको यहाँ पे बता दिया, आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो चीज़ है वो क्या है कि दोषों की संख्या। ये 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि दोषों की संख्या, वात पित्त कफ ये क्या होते हैं, 3 दोष होते हैं शारीरिक, और मानसिक दोष होते हैं रजोतम। ये एमसीक्यू भी पूछा जाता है। ये 5 नंबर में पूछा जाता है कि दोष कितने प्रकार के होते हैं और उनकी चिकित्सा क्या है। तो अपन इनकी चिकित्सा भी आगे देखेंगे, और यहाँ पे इनके सिर्फ अपन को क्या याद रखना है, ये श्लोक ये याद करना है कि दोष, इसमें यही बताया गया है कि वात पित्त कफ ये तीनों क्या होते हैं, शारीरिक दोष होते हैं। ठीक है, मानस दोष मतलब मानसिक दोष कौन से होते हैं, रज और तम। तो ये यहाँ पे इस श्लोक में बताया गया है, तो आपको इसकी श्लोक याद करना है क्योंकि ये चरक के अनुसार है, और ये श्लोक आपको हर जगह काम आएगा, चरक में भी, अष्टांग में भी, क्रिया में भी और रचना में भी। हम आपको हर बार बताते हैं जो इंपॉर्टेंट श्लोक है वो ही आपको यहाँ पे याद करवाया जा रहा है, जो आपके हर सब्जेक्ट में काम आएगा। और आपको पता है आयुर्वेद में श्लोक के बिना मार्क्स नहीं मिलते, तो नॉर्मल से श्लोक है ये तो आपको याद रखने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, और सुश्रुत ने कौन सा दोष माना था, रक्त को चौथा दोष माना है, ये भी यहाँ से एमसीक्यू है। ठीक है, आपको साथ में याद रखना है।
ठीक है, ये सब चीज़ें अपन ने ऊपर देख ली। अब अपन देखते हैं कि ऋतु, दोष, रस, गुण आदि में संबंध क्या क्या होता है। ये अपन देखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, जब तक आप यहाँ तक पढ़िए। ओके, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। ओके, थैंक यू।